Hello aspirants, as you know that we have started a 30-day for 30-minute challenge for GS 5 and 6 UP special paper. So this will be a revision series. हम लोग स्क्रैच से एकदम नहीं पढ़ाएंगे, 2-3 घंटे क्लास नहीं होगी, ये बस 30 मिनट की क्लास होगी, 30 मिनट या 34 मिनट की। उसके बाद हम लोग आज जो है डे 3 करेंगे। डे 1 और डे 2 का वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है, वहाँ से देख लेंगे। अब देखते हैं सिलेबस आज क्या क्या करेंगे। डे 1 में हो गया है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड एंशियंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। डे 2 में हो गया आर्किटेक्चर, म्यूजियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश। डे 3 में आज फिर हम हिस्ट्री देखेंगे, कुछ पार्ट बच गया था। डे 4 में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट देखेंगे। उसके बाद डे 5, डे 6, डे 7 ऐसे चलता रहेगा। तो डे 3 है हिस्ट्री सिविलाइजेशन, आज देखेंगे। तो 3 टॉपिक हम लोग लेते हैं डिस्कशन के और 3 टॉपिक लेते हैं आंसर राइटिंग के। 3 नोट्स के रहेंगे, 3 आंसर राइटिंग के रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक आज रहेंगे? 3 वो रहेगा मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और मुगल एम्पायर। क्वेश्चन 3 ये रहेंगे। ओके, पहला टॉपिक देखते हैं मौर्यन एम्पायर का। सो मौर्यन एम्पायर देखने से पहले हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि कैसे मौर्यन एम्पायर यहाँ तक आया। सो मौर्यन एम्पायर जो है, सबसे पहले प्री हिस्ट्री आती है। प्री हिस्ट्री में 3 चीज़ें आती हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। प्री हिस्ट्री के बाद आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है महाजनपद। महाजनपद में आता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म और 16 जनपद यूपी में, जो कि 8 जनपद हैं। इसके बारे में डिटेल में बात हो गई है वीडियो 1 में या डे 1 में। महाजनपद के बाद आते हैं हरियंग, फिर शिशुनाग, फिर नंद। नंद के आखिरी रूलर थे धनानंद, उसको जो है मौर्यन एम्पायर ने मार दिया था। उसके बाद जो है मौर्यन डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अब आते हैं मौर्यन डायनेस्टी पे। मौर्यन डायनेस्टी को हम लोग कहाँ से जानते हैं? मौर्यन ट्राइब जो लो कास्ट से थे वही मौर्यन डायनेस्टी बने। पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे बिंदुसार, थर्ड थे अशोका। अशोका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने 2269 BC में अपनी क्राउन पहनी थी। कलिंग वॉर में इन्होंने पार्ट लिया था। फिर उसके बाद ये जो है धम्मघोषा की नीति को अपनाने लगे। धम्मघोषा इन द सेंस धम्म को अपनाने वाले, जो धम्म की तरफ चल दिए, क्योंकि इन्होंने बहुत गिल्टी फील किया कि बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए थे। इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया और बहुत सारे स्तूप, केव और टेम्पल बनवाए, जैसे कि धर्मराजी का स्तूप, जो कि पहला बुद्धिस्ट सरमन जो है यहाँ पे दिया गया था। अब हम लोग मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। हाउ मौर्य एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड। सो ये बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ का। सब चीज़ कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास रहता था। चाणक्य जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, उन्होंने सप्तांग थ्योरी दी थी। सप्तांग थ्योरी इन द सेंस जो स्टेट को क्या ज़रूरत है, 7 चीज़ें: किंग, आर्मी, फ्रेंड, ट्रेजर, सेक्रेटरीज, टेरिटरी एंड फोर्ट। उसके बाद टैक्स कलेक्शन जो है इनका 1/4 और 1/6 रहा करता था ऑफ द लैंड प्रोड्यूस। एग्जाम्पल सोगौरा इंस्क्रिप्शन जो गोरखपुर में है, वो बताता है कि फेमाइंस के टाइम पे बहुत ही रिलीफ मेजर्स लिए जाते थे फार्मर्स के लिए। यहाँ पे पंच मार्क कॉइन्स मिलते हैं जो सिल्वर के थे। अब यहाँ पे आर्मी जो है वो 6 कमेटी थी आर्मी की, जिसमें हर कमेटी में 5 मेंबर थे, जैसे इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी। नगरक एडमिनिस्ट्रेशन या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? गवर्नमेंट जो है 6 कमेटी अपॉइंट करती थी, हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे। इनका क्या था? रजिस्ट्रेशन, बर्थ, डेथ, जैसे आजकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है, आधार कार्ड बनवाना, ओके, जो टूरिस्ट आते हैं उनको देखना, ये सब। अब हम आते हैं सोसाइटी पे। मौर्यन एम्पायर सोसाइटी कैसी थी? हायरार्की बहुत ही रिजिड नहीं थी, जैसे वर्ण सिस्टम पहले जो हुआ करते थे वैदिक काल में, वैसे नहीं था। मेगास्थनीज कहते हैं कि इनका सोसाइटी 7 डिविजन्स में अलग अलग डिवाइडेड था, जैसे फार्मर्स थे, फिलोसफर्स था, आर्टिसंस, मजिस्ट्रेट्स, काउंसिलर्स, सोल्जर्स एंड हर्ड्समैन। वुमेन को बहुत फ्रीडम थी। कुछ वुमेन तो पर्सनल बॉडीगार्ड्स थी एलिट्स की, किंग की, और ये लोग रीमैरिज कर सकती थी। सती सिस्टम अभी यहाँ आया नहीं था। अब मौर्यन एम्पायर का आर्ट देख लेते हैं। स्तूप और केव्स। फोक आर्ट में टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे स्कल्पचर ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यक्ष ऑफ पराक्रम मथुरा में इनका स्कल्पचर है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ये लोग और पोर्ट्रेट काफ़ी बनाते थे। उसके बाद हम देख गुप्ता एम्पायर पे। गुप्ता एम्पायर की भी क्रोनोलॉजी हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ से आई। बात की थी उसका हड़प्पन
फिर महाजनपद, हरियंक, शिशुनाग, नंदा, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी परस्पेक्टिव से, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्यन, फिर ये सुंग उंग, कनवा अनवा, साका, इंडो ग्रीक, पार्थियन, कुशन, ये सब नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता अम्पायर। तो इनके बाद गुप्ता अम्पायर आए थे। गुप्ता अम्पायर 312 AD के करीब आए थे। ये गोल्डन एज ऑफ इंडियन एम्पायर कहा जाता है। ये लोग वैष्णवाइट्स थे। श्रीगुप्त इनके फाउंडर थे, वैसे रियल में फाउंडर चंद्रगुप्त वन थे। यूपी बिहार इन लोगों का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। ईस्टर्न रोमन के साथ इनका ट्रेड होता था, जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर। इस्टेब्लिश्ड रूलर ओवर, अब यूपी में कहाँ कहाँ इन्होंने पर्टिकुलरली रूल इस्टेब्लिश किया, जैसे अनुगंगा, मिडिल गंगा को बोलते हैं, मगध, साकेत, प्रयाग। इंस्क्रिप्शन इनका था जैसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन का मैप नीचे है, वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। वीडियो 1 में भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। चंद्रगुप्त ये पहले महाधिराज कहलाए। इन्होंने कुमारा देवी से शादी की। बॉट मगध, साकेत एंड प्रयाग इन हिज टेरिटरी। इन्होंने ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स आविष्कार किया, जैसे कि दिनारा कॉइन्स इनको बोलते थे। इस पर किंग और क्वीन की फ़ोटो इंस्क्राइब्ड रहती थी। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त पे। चंद्रगुप्त वॉज द ग्रेटेस्ट गुप्ता। ही पॉलिटिकली यूनाइटेड मोस्ट ऑफ द नदर्न इंडिया। अब प्रयाग प्रशस्ति इनके बारे में काफ़ी चर्चा करती है। इन्होंने गुप्ता एम्पायर ने 200 साल तक रूल किया और कोलैप्स हो गया है आफ्टर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद बहुत ही वीक रूलर्स आए और फ्रैगमेंटेड एम्पायर हो गया। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया। नदन में जो है मुखारी डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया, वेस्टर्न में गुर्जार और पतिहार ने। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इनका भी 1/4 और 1/6 लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। मौर्य में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। सेल्फ गवर्निंग ट्रिब्यूटरीज और किंगडम्स, जैसे विलेज हेडमैन और ट्राइब्स, इनकी खुद की आर्मी थी। ये लोग खुद ही लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं था। किंग वॉज एसिस्टेड बाय मंत्री परिषद, जैसे प्रयाग प्रशस्ति कुमारामात्य के बारे में बताती है। कुमारामात्य जो है वो HR रिक्रूट करते थे, जैसे कि बहुत बड़े ऑफिशियल हुआ करते थे, छोटे छोटे पदों पे ऑफिसर्स को रिक्रूट करते थे, उनको कुमारामात्य कहा जाता है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एडमिनिस्टर करते थे। सोसाइटी देख लेते हैं। सोसाइटी में बहुत सारे वीक पॉइंट्स थे, वीक लिंक्स थे इनके अंदर, जैसे कि वन सिस्टम जो है वो कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। 3 रीजन, तो फॉरेनर्स बाहर से आए तो उनको कास्ट सिस्टम में ढकेल दिया गया, और ट्रेडर्स जो है उनका ट्रेड कम हो गया। तो अगर वर्ण सिस्टम ट्रेड पे चलता था पहले भी, तो अगर ट्रेड ख़त्म हो जाएगा तो वर्ण वर्ण कहाँ रहेगा, तो कास्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि ट्राइब्स जो है ब्राह्मण को लैंड ग्रांट्स देने लगे। इस वजह से ट्राइब्स को ब्राह्मण बना दिया गया। अब शूद्रास की पोजीशन यहाँ पे गुप्ता एम्पायर में इंप्रूव होने लगी। अनटचेबिलिटी इंक्रीज हो गई, वुमेन की कंडीशन ख़राब होने लगी। पहली बार सती सिस्टम यहाँ देखा गया। अब वैष्णविज्म पॉपुलर होने लगा, आइडल वर्शिप यहाँ होने लगी, वज्रयानिज्म आने लगा। वज्रयानिज्म क्या होता है कि बुद्धिस्ट जो है कल्ट की पूजा होने लगती है, जिनके स्कल्पचर बनने लगते हैं, मूर्तियाँ बनने लगती हैं। कपल गॉड्स इंक्रीड हो गए, जैसे कि पार्वती और शिवा की, लक्ष्मी और विष्णु, ऐसे पेयर में पूजा होने लगी भगवान लोगों की। इकोनॉमी देख लेते हैं। 5 टाइप ऑफ लैंड वॉज एक्सक्लूसिवली स्टेट कंट्रोल्ड थे। लैंड रिकॉर्ड गुप्ता एम्पायर निकालता था। लैंड इन्हीं कंट्रोल में था, सेंट्रलाइज्ड था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने निकाला, सिल्वर भी निकाला। भाग, बलि और भोगा गुप्ता एम्पायर को डोनेशन में मिलता था लोगों द्वारा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो बहुत कम हो गया। पहले वेस्ट से होता था ट्रेड, लेकिन अब साउथ ईस्ट एशिया से लोग जो है ट्रेड पर निर्भर करने लगे। कल्चर कैसा था इनका, केव्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, स्तूप, स्कल्पचर, ये सब ये लोग बनाते थे। अब मंदिर देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था गुप्ता एम्पायर का कि इन्होंने जो है नगर आर्किटेक्चर स्टाइल जो है इन्होंने सबसे पहले बनाया। मंदिर में गर्भगृह होने लगा, शिखर होने लगा। शिखर जो ये गर्भगृह है, जो मेन श्राइन होती है यहाँ पे, सब्सिडरी श्राइन्स और छोटे छोटे भगवान होने लगे, देवी देवता यहाँ अलग अलग। यहाँ मेन बड़े भगवान, यहाँ छोटे छोटे भगवान। फिर इनका जो है स्टेयरकेस में टाइप मंदिर होने लगा, रेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ओके,
लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर, ये लोग पैटर्न्स थे लिटरेचर के, जैसे रिलीजियस लिटरेचर में मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत। सेकुलर में मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा द्वारा कामसूत्र वेद शिवायना। साइंटिफिक लिटरेचर भी यहाँ फॉर्म हुई, जैसे आर्यभट्टिया या सूर्य सिद्धांत। ये गुप्त एम्पायर की आर्किटेक्चरल फीचर्स है यहाँ पे। इसको हम लोगों ने वीडियो 1 में बहुत डिटेल में किया है, आप बस यहाँ पे एक रीडिंग मार लीजिए। ओके, अब आते हैं मुग़ल डायनेस्टी पे। मुग़ल डायनेस्टी को हम बहुत ही डिटेल में नहीं देखेंगे, जो यूपी में केवल इंपॉर्टेंट है, केवल वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बाबर पे। ओके, मुग़ल एम्पायर डायनेस्टी यहाँ आया कैसे, इसको थोड़ा क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हर्यंग, शिशुनाग, नंद, फिर उसके बाद मौर्य, साका, कुषाण, सातवाहना, फिर इंडो ग्रीक, पार्थियन, कुषाण, फिर नॉर्थ में गुप्ता एम्पायर आए, फिर पैरेलली गुप्ता के वाकाटका एम्पायर रूल करता था। फिर साउथ में संगम, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लवा, चोला, ऐसे प्रतिहार, चंडेल, चौहान। फिर आए मोहम्मद घोरी जो है वो अफ़गानिस्तान से आए थे। उसके बाद आए बाबर, और यहाँ से चालू हुआ मुग़ल डायनेस्टी। अब मुग़ल डायनेस्टी में देखते हैं बाबर को। बाबर ने यहाँ आगरा में बैटल ऑफ कनवा में पार्ट लिया था, जो कि बाबर के तिमुरिद आर्मी और संगा के राजपूत आर्मी के बीच फॉट हुआ था। क्यों हुआ था कि नॉर्थ इंडिया को जो कैप्चर करे, टू सील दी फेट ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 सेंचुरीज। सेंटर ऑफ मुग़ल पावर जो है, जब ये बाबर जीत गया तो वो काबुल से आगरा में ले आया। पहले काबुल में ये अपना राज्य करते थे, जीतने के बाद वो आगरा आ गए। फिर आते हैं हुमायूं पे, बैटल ऑफ कन्नौज। अब पहले क्रोनोलॉजी देख लेते हैं ये मुग़ल रूलर्स की। ओके, पहले थे बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। ओके, हुमायूं के बाद हुमायूं में जो है बैटल ऑफ कन्नौज इन्होंने फॉट किया। इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। किसके बीच फॉट हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये मुग़ल एम्पायर को फेट के डिटरमाइन करने वाला था कि आगे कौन ये जो है यहाँ पे रहेगा। हुमायूं जो है इस बैटल में हार गया, वो टेम्परेरीली जो है पर्सिया भाग गए। फिर शेरशाह सूरी यहाँ रूल करने लगे। हुमायूं लेकिन सफ़ाविड्स के साथ वापस आए इंडिया, और इन्होंने री इस्टेब्लिश किया मुग़ल एम्पायर इन 1555। शेरशाह सूरी को हरा दिया। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर कब रूल करने लगे, इससे पहले देखिए, पहले जब यहाँ शेरशाह सूरी थे यहाँ पे, तो शेरशाह सूरी जो है और इनके सन इस्लाम शाह रूल किया करते थे यूपी में, जब उन्होंने मुग़ल एम्परर हुमायूं को डिफीट किया था। बट इस्लाम शाह जब डेथ हो गई तो हेमू को डिफैक्टो रूलर ऑफ यूपी बनाया गया। फिर हेमू की भी डेथ हो गई। उसके बाद जो है अकबर ने अपना कंट्रोल स्थापित किया उत्तर प्रदेश में। अकबर ने कालिंजर जो बांदा में है उनके रूलर को डिफीट किया और कालिंजर को कैप्चर किया। ये आगरा से रूल करते थे। यहाँ इन्होंने फतेहपुर सिकरी नामक एक सिटी बनाई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि दीवाने खास, दीवाने आम, बुलंद दरवाज़ा। फिर अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उनमें से बीरबल और टोडरमल यूपी से बिलोंग करते थे। अकबर का मौसोलियम जो है सिकंदरा, वो आगरा में है। अब बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किया उत्तर प्रदेश में, जैसे गार्डन, पैलेसेस, मॉस्क। एग्जांपल के लिए जहांगीराबाद पैलेस जो फतेहपुर सिकरी में है। थॉमस रो जो इनके दरबार में आए थे, वो ब्रिटिश एम्परर से परमिशन लेके ट्रेड के लिए आए थे जहांगीर के आगरा कोर्ट में। ये वो यहाँ रुके और इन्होंने आगरा फोर्ट बनवाया। शाहजहाँ अपने यंगेस्ट ब्रदर को डिफीट करके खुद ताजपोशी करके आगरा फोर्ट में स्थापित हो गए। इनके लड़के औरंगजेब ने इनको आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन कर दिया। ये इनकी जब डेथ हुई तो इनकी बेगम के बगल में, जो कि ताजमहल में है, उनके बगल में इनकी कब्र को दफनाया गया। औरंगजेब में सबसे इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ समूगढ़। ये आगरा में फॉट किया गया। बैटल ऑफ समूगढ़ क्या था, इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिटवीन द सन्स ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ। ये किन के बीच फॉट किया गया, दारा सिको जो सबसे बड़े लड़के थे, और बाकी इन तीनों छोटे भाइयों में फॉट किया गया, औरंग, शाह शुजा और मुराद बख्श। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये नोट करने वाला था कि राजपूत जनरल
इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि दारा सिकों के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ फाइट करेंगे, लेकिन ये भी निकले अपने नीतीश चचा की तरह और इन्होंने भी साइड चेंज कर ली और दारा सिकों की प्लेस से औरंगजेब के साथ चले गए और दारा सिकों के खिलाफ फाइट किया और औरंगजेब यहाँ ये सिंहासन प्राप्त कर लिए और इन्होंने अगले 50 साल तक रूल किया। ये था एम्पायर। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। पहले हमने क्या बोला था कि पहले अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्वेश्चन में। तो बोला क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट जो कन्नौज में हुआ कब, 8th और 9th सेंचुरी के बीच में। इंट्रो में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कन्नौज का थोड़ा कुछ डेट दे देंगे, इंफॉर्मेशन, जैसे हर्षवर्धन की कैपिटल थी ये, ओके, एक महाजनपद था, ये दे देंगे, ओके। अब बॉडी में क्या बोला है कि इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ क्या हुआ था, इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट में क्या हुआ था, दी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये यहाँ पे हुआ था। डायग्राम यहाँ नहीं होगा, बॉडी में नहीं होगा, हमने डिसाइड किया था कि ये यहाँ पे होगा डायग्राम इंट्रो के तुरंत बाद, जैसे कि एग्जामिनर देखे और उसको लगे हाँ इसको आता है, तुरंत एग्जामिनर देख ले ऊपर ही एकदम इंट्रो के पास। बॉडी में ये हो गया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, इसमें हम लोग देखेंगे कॉज क्या था, उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ स्ट्रगल का, उसका कंक्लूजन में हम कुछ बढ़िया डाल देंगे। कंक्लूजन हम ये लिख देंगे कि कैसे स्ट्रगल के बाद, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बाद पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्यों पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि स्ट्रगल के बाद जो है धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन होने लगा और तीनों जो है गुर्जार, प्रतिहार और पाल डिसइंटीग्रेट हो गए, फिर ख़त्म हो गए। उसके बाद पावर वैक्यूम यहाँ क्रिएट हो गया और फिर राजपूत यहाँ पे अपना किंगडम स्थापित करने लगे। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया। इंट्रो में नॉर्मल लिख दिया कि कन्याकुब्ज और कन्नौज वॉज द एंशिएंट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अराउंड 8th सेंचुरी इट वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया बॉडी, ओके। अब बॉडी में क्या लिखा कि द इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस वॉज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज बिटवीन 8th से 9th सेंचुरी में। अब एम्पायर कौन कौन से इन्वॉल्व थे इस वॉर में, गुर्जार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। फिर एक हमने डायग्राम यहाँ चिपका दिया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है और डायग्राम पहले ही पेज में होना चाहिए आंसर राइटिंग के, ओके। ये डायग्राम चिपका दें यहाँ। डायग्राम में क्या क्या है, डायग्राम में ये है कि यहाँ पे गुर्जार, प्रतिहार थे अवंती के पास, गुजरात और नॉर्दर्न महाराष्ट्र पे। पाल यहाँ बंगाल के साइड में थे और डेक्कन में, डेक्कन ये सेंट्रल और मिडिल इंडिया में आता है, यहाँ पे राष्ट्रकूट थे। ये है यूपी का मैप, ओके। यूपी में यहाँ पे कन्नौज आता है। कन्नौज को पाने के लिए यहाँ से प्रतिहार ने हमला किया, यहाँ से राष्ट्रकूट ने, यहाँ से पाल ने। ये मैप दिखा दिया। अब कॉज क्या था, कॉज ये था कि नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल करना था, क्योंकि कन्नौज वॉज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ स्टेटस एंड अथॉरिटी, क्योंकि नॉर्थ में कन्नौज को जो कंट्रोल करेगा वो पूरा नॉर्दर्न एम्पायर कंट्रोल कर लेगा, जैसे हर्ष ने किया था। टू कंट्रोल दी फर्टाइल गंगा वैली, आइडियल लोकेशन थी ट्रेड के लिए, जैसे रोमन एम्पायर से यहाँ बढ़िया से ट्रेड हो जाता सिल्क रोड के थ्रू, ओके। अब यहाँ इफेक्ट हमने लिख दिया, क्या इफेक्ट हुआ इस वॉर का। इफेक्ट ये हुआ कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, तीनों पावर वीक हो गई और जिससे कि रीजनल पावर्स इंक्रीज होने लगी। फिर हमने कंक्लूजन लिख दिया कि बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी कन्नौज वेंट इनटू पावर वैक्यूम मेकिंग वे फॉर न्यूअर डायनेस्टीज लाइक राजपूत्स। आते हैं सेकंड अपने क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन बैटल ऑफ बक्सर एंड रिफ्लेक्ट हाउ अवध वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स। इंट्रो में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे मेन चीज़ों को। क्या बोला है, एक्सप्लेन बैटल ऑफ बक्सर एंड रिफ्लेक्ट हाउ अवध वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स। दो क्वेश्चन है इसमें, एक बैटल ऑफ बक्सर बोला है, एक अवध को कैसे एनेक्स किया वो बोला है। तो इंट्रो में क्या लिखेंगे कि पहले ब्रिटिशर्स आए थे वो ट्रेड के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरा कैप्चर करने लगे, रीजन कैप्चर करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, ओके। अब डायग्राम यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बताता हूँ क्यों। पहले तो डायग्राम यहाँ इंट्रो में लगाए थे लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि दो क्वेश्चन है, तो इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बक्सर और एक अवध। अब बक्सर में क्या है, बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, तो मैं लिखूँगा कॉज
किसके बीच में हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। अब यहीं पे शुरुआत में ही जब मैं एक्सप्लेन करूँगा कॉज से पहले भी, यहाँ पे मैं डायग्राम लगा दूँगा। ओके, ये डायग्राम जो है ये मैं यहाँ पे लगा दूँगा। फिर ऐसे अवध का एक्सप्लेन करूँगा कि अवध कैसे एनेक्स हुआ अवध में, तो उसमें रीजंस लिख दूँगा। फिर उसके बाद इफेक्ट क्या हुआ, यहीं पे मैं डायग्राम लगा दूँगा। फिर कंक्लूड कर दूँगा। कंक्लूड कर देंगे कैसे ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज़ की वजह से इट कल्मिनेटेड इनटू वॉर ऑफ 1857। देखते हैं लिखा कैसे गया। इंट्रो लिखा। ओके, इंट्रो में क्या था कि ब्रिटिश कंपनी established its presence in UP in the late century. Initially it was established for trade relation, but धीरे धीरे expanded its influence by battles and annexations. पहले लिखा बैटल ऑफ बक्सर, ये बैटल बक्सर पूरा लिखेंगे। उसके बाद अवध कैसे एनेक्स हुआ वो लिखेंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखेंगे कैसे हुआ। फॉर्ट ऑन 22 अक्टूबर 1947, ये 100 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना। ये है पटना, पटना से 100 किलोमीटर जो है वेस्ट साइड में है बक्सर। कॉज क्या था बैटल ऑफ बक्सर का, डिस्प्यूट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम, नवाब बंगाल थे मीर कासिम। किन के बीच में लड़ाई हुई, किन के बीच में लड़ाई हुई, इंग्लिश और इंडियन कोलिशन रूलर्स। इंग्लिश में कौन कौन थे, हेक्टर मुन्नू थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। इंडियन रूलर्स में कौन थे, मीर कासिम थे बंगाल नवाब के। शाह आलम जो थे ये मुग़ल एम्पर ऑफ इंडिया थे। शाह शुजा दौला ये जो नवाब ऑफ अवध थे। रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिल गई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ जिसमें शाह आलम II ने दीवानी राइट्स दी ब्रिटिशर्स को 3 प्रोविंस की, बंगाल की दे दी, बिहार की दे दी, उड़ीसा की दे दी। शाह शुजा दौला जो है इन्होंने बहुत सारा धन दौलत और ज़मीन ब्रिटिश को दी। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी हुआ। अब अवध को कैसे एनेक्स किया गया, धीरे धीरे एनेक्स किया गया छोटी छोटी टेक्निक से। कौन कौन सी टेक्निक है आजमाया गया। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, इसमें क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो हसाफुद्दौला को धीरे धीरे फोर्स किया, तो हसाफुद्दौला ने बंगाल की कुछ टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दी। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856, वाहिद अली शाह को एक्यूज़ किया गया कि वो मिस रूल कर रहे हैं, वो सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे छीन ली गई अवध की अवध का रूल। अब ये मैप हमने चिपका दिया कि अवध कहाँ है इसमें। ये देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया। इसने कहा कि जिसकी हेयर नहीं होगा, मेल हेयर नहीं होगा, वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स की होगी। द इंडियन रिविलियन ऑफ 1857, क्योंकि लखनऊ मेजर एरिया था, 1857 में मेजर पार्ट लिया था, जैसे बेगम हजरत महल ने यहाँ मेजर पार्ट लिया था। उस वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ ब्रूटल रिप्रेशन किया, लोगों को मारा, और यहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंसी भी खोली लखनऊ में, जो कि सेंटर था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए। तो लखनऊ को बहुत ही यहाँ रिप्रेशन मिला, जिससे कि लखनऊ का एनेक्सेशन और कंट्रोल में ब्रिटिशर्स का ज़्यादा अपर हैंड मिला। अब एनेक्सेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, लॉस ऑफ पेट्रोनेज, नवाब से डिक्लाइन। जब नवाब नवाब ही नहीं रहेंगे, एनेक्स कर लिया जाएगा अवध, तो जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, जो सिंगर्स ठुमरी और ये सब जो सिंगर्स हुआ करते, जैसे उनको पैसे कौन देगा। न्यू रेवेन्यू सिस्टम डिसरप्टेड ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन सिस्टम, नए सिस्टम आ गए लैंड के रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करने के। डिस्प्लेसमेंट एंड डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स एंड नोबिलिटी, अब ना नवाब रहे ना उनकी आर्मी रही, आर्मी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, नोबिलिटी नहीं रही, वहाँ टाइटल्स उनकी छीन ली गई, और अवध की सॉवरेनिटी पे भी बहुत ज़ोरदार झटका पड़ा। कंक्लूड हमने क्या किया कि सो द ब्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स एट्रोसिटीज़ कल्मिनेटेड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। लोग एकदम अपने अंदर भर के बैठे थे और फिर ये फूटे कब, 1857 में। तो ये था सेकंड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड इन उत्तर प्रदेश।
अब यहाँ देखने वाली बात ये है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना है। गोल्डन एज गुप्ता पीरियड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ओके, अब देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि गोल्डन एज बोलते क्यों हैं गुप्ता एज को, वो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आर्ट, साइंस। अब यहाँ पे डायग्राम लगा देंगे एक, अब बॉडी में लिख देंगे कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस थे गुप्ता एम्पायर के, जैसे लिटरेचर में था, साइंस में था, पॉलिटी में था, ओके, आर्ट में था। ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट्स, गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। लेकिन क्रिटिकली एनालाइज बोला है तो यहाँ हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या कहते हैं, सती, ओके, कास्ट सिस्टम, ओके। फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में ये कंक्लूड कर देंगे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस वजह से होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज़ द नीड ऑफ आवर व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम द गुप्ता एज। देखते हैं आंसर लिखा। गुप्ता एज थ्राइड बिटवीन 300 से 550 BC इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी। एक मैप लगा दिया हमने कि गुप्ता एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये पूरा उड़ीसा से लेके यूपी, मिडिल, फिर यहाँ से लेके नॉर्दर्न वेस्ट एम्पायर। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर कुछ गुप्ता के मेंशन कर दिए। दशावतार टेम्पल ललितपुर में है, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की चौखंडी टेम्पल, ओके, सारनाथ में भीतरी टेम्पल, भीतरगांव टेम्पल, मथुरा पिलर। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले लिटरेचर। लिटरेचर में ये लोग क्या थे, दे वर दी पेट्रन्स ऑफ लिटरेचर। जैसे कालिदास के मेघदूत या अभिज्ञान शकुंतलम इस टाइम पे फॉर्म हुई थी। महाभारत और रामायण इस टाइम पे कंपाइल हुई थी। चंद्रगुप्त II ने जो है अपने कोर्ट में 9 लिमिनरीज रखी हुई थी। समुद्रगुप्त वॉज प्रेजेंटेड ऑन हिज क्वाइन प्लेइंग वीना, ओके। आर्ट में इन लोगों ने क्या दिया था, केव, स्तूप, टेम्पल, पिलर। वीडियो 1 में हमने इसको डिटेल में बात की है। इमेजेस ऑफ बुद्धा, सारनाथ, सोनभद्र, कंपिल केव्स, चौखंडी स्तूप, मथुरा पिलर, ये नगर टेम्पल अभी ऊपर हमने बात की। उसका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन था। फाहिन कहते हैं कि इनकी सिटी फुल ऑफ रिच पीपल और डेवलप्ड सिटीज़ थी। इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दिनारा टाइप। इनके कॉइन पे किंग और क्वीन इंस्क्राइब्ड थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, जैसे जीरो और डेसिमल आर्यभट्टा ने दिया था। आयरन पिलर जो कि मथुरा में है वो अभी तक रस्टेड नहीं है, वो विदाउट रस्ट है। अब क्रिटिकली एनालाइज करना है तो अब इसके कुछ इश्यूज देखेंगे। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बाय लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स अनलाइक मौर्यन। मौर्यन के अंपायर में गवर्नमेंट जो है कमेटी फॉर्म करती थी, वो लोग एडमिनिस्ट्रेट करते थे अर्बन एरियाज़ को। सोशल हिंड्रेंसेस क्या थे, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, वुमेन कंडीशन ख़राब थी, सती सिस्टम था यहाँ पे। इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स क्या थे, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड लैंड कंट्रोल था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो कम हो गया था। ट्रेडर्स जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ज़्यादा रिलाई करते थे। रिलीजियस इवल्स क्या थे, इवोल्यूशन ऑफ वज्रयानिज्म एंड बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स। अब बुद्धा की इमेज में फ़ोटो बना के पूजा होने लगी और थोड़े तांत्रिक कल्ट्स टाइप आने लगे, ओके। अब कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लेसन्स मस्ट बी लर्न फ्रॉम एंड होलिस्टिक सस्टेनेबल प्रोग्रेस शुड बी प्रमोटेड फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फॉरवर्ड सोसाइटी। दो सेल्फ प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूपी बिफोर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूपी बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, 8 नंबर में 125 वर्ड में। सेकंड क्वेश्चन इज रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन शेपिंग यूपीज हिस्ट्री, 12 नंबर में 250 वर्ड में। सो ये था आज का हमारा डे 3 का चैलेंज, यहाँ कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब लाइक करें, उसके बाद कल मिलते हैं। PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।